नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया हिट का खास शो आईपीएल का महाकुंभ। आईपीएल 2024 अपने कई सारे रंग आप सबके सामने दिखाए। कई ऐसे मुकाबले जो आखिरी गेंद तक गए, लगा कि कौन सी टीम जीतेगी, इंतजार लंबा करना पड़ा। लेकिन कई मैच में कई तरीके के परिणाम ने सबको चौंका दिया। जो टीमें पहले टॉप पे होती थी, आज जो अंक तालिका के आखिरी पैदान पे। अब आईपीएल 2024 में एक और मुकाबला देखने को मिलेगा। गुजरात और पंजाब के मुकाबले की बात करें, जो दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पंजाब के कप्तानी करते हुए धवन दिखेंगे, वहीं गिल की अगुवाई में पहली बार गुजरात आईपीएल में आगाज की थी। क्योंकि हार्दिक पांड्या को मुंबई में रिटेन करने के बाद से कई तरीके से सवाल उठ रहे थे कि आखिरी में गुजरात के साथ कौन उनकी जिम्मेदारी निभाएगा और कौन ले जाएगा। तो गिल के कंधों पे जिम्मेदारी है। अब तक खेले गए गुजरात के मुकाबले की बात करें तो बहुत अच्छा करती हुई टीम आ रही है, क्योंकि गिल खुद बतौर कप्तान, बतौर ओपनर जिस तरीके से लीड करते हैं, बाकी टीम मेंबर्स का मनोबल बढ़ता है। तो दोनों के बीच मुकाबले खेले जाएंगे। लेकिन अगर बात करें गुजरात के पिछले मुकाबले की बात करें तो क्या हुआ था। 5 बार की चैंपियन, मैंने पहले ही जिक्र किया था, मुंबई इंडियंस को जिस तरीके से 6 रन से हराया, इससे टीम की उम्मीदें और हौसले दोनों बढ़ गए हैं। और बढ़े क्यों ना, क्योंकि मुंबई इंडियंस पूरे टूर्नामेंट में प्रबल दावेदार मानी जाती है। लेकिन टीम जीत की लय को बरकरार भी नहीं रख पाया, क्योंकि वो चेन्नई के हाथों 63 रन से हार गए। हालांकि इसके बाद गुजरात ने अपने तीसरे मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ अच्छी वापसी की और 130 रन के टारगेट का पीछा कर 7 विकेट से मुकाबला जीत लिया। लेकिन कई सारे सवाल थे कि आखिरी में टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों में क्यों इतनी अफरा तफरी देखने को मिली। गेंदबाजी पे भी सवाल उठे, शायद टीम मैनेजमेंट उस पर विचार कर रहा होगा। दूसरी ओर पंजाब टीम की अगर बात करें तो अपना पहला मैच जीतने के बाद लगातार 2 मुकाबले हार गई है। पिछले मैच में पंजाब को लखनऊ से 21 रन से हार मिली, तो वहीं उसने दूसरे मैच में आरसीबी से पंजाब किंग्स को हार का मुंह देखना भी पड़ा। ऐसे में पंजाब के लिए इस मैच को जीतना बहुत अहम हो जाता अगर वो इस पूरे टूर्नामेंट में अपने आप को फाइनल की रेस में देखती है। अब दोनों टीमों पर नज़र डालें कि अब तक कितने मुकाबले खेले हैं और कौन टीम किस पे भारी है। तो गुजरात और पंजाब के बीच 3 मैच खेले गए हैं। इसमें अगर बात करें तो गुजरात ने 2 मैच और पंजाब ने 1 मैच जीता है। अब इस पूरे चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि दोनों टीम में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख बदल सकते हैं और क्या खास रिकॉर्ड बनने वाला है, और कौन सा ऐसा तुरुक्का होगा कि पूरे मैच में गेम चेंजर साबित होगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं खास मेहमान आज जुड़ेंगे हमारे साथ। प्रोफेसर भीष्म सिंह जी जुड़ेंगे, जो आईसीसी लेवल 1 के कोच हैं। दूसरा मनु कुमार जी जुड़ेंगे। मनु कुमार रेलवे रणजी के प्लेयर भी रह चुके हैं, वर्तमान में महिला टीम की कोचिंग उनके कंधों पे है, तो उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आज सबसे ज़्यादा किन खिलाड़ियों पे नज़र रहेगी उस पर हम बात कर लेते हैं। सुमन गिल, जो बतौर कप्तान हमेशा से उनके कंधों पे जिम्मेदारी होती है, और पिछले 10 मुकाबले बात करें तो जिस लय में गिल दिख रहे हैं और एक नए रूप में दिखे हैं, क्योंकि बतौर कप्तान जब आपका बल्ला चलने लगे और आप टीम को लीड करें तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है बतौर बैट्समैन और बतौर कप्तान। तो गिल जिम्मेदारी को समझते हुए टीम का कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ इस टूर्नामेंट में बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव करने वाला नाम अगर बात करें, आर साई किशोर, कमाल का खिलाड़ी है जो पहले ही मैच में ही सबको इम्प्रेस किया था। लेकिन सबसे ज़्यादा अब तक इस टूर्नामेंट में जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी, डेविड मिलर जिस क्लेवर और कैपेसिटी के खिलाड़ी हैं, अपने नाम के अनुरूप अब तक प्रदर्शन करने में नाकाम रहे। डेविड मिलर का बल्ला जब चलता है तो बाकी खिलाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती, अपने दम पे पूरे मैच का रुख बदलने में सक्षम है। वहीं बात करें, दूसरा नाम है विजय शंकर की। विजय शंकर कमाल के ऑलराउंडर है, टीम इंडिया के लिए भी खेले हैं, 6-7 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं और जरूरत पड़ने पे टीम को संकट मोचन के तौर पे विकेट भी निकालते हैं। एक सबसे बेहतरीन नाम है जो पूरे आईपीएल सीजन में हर बार अपने परफॉर्मेंस से सबकी निगाहें अपनी ओर खींचता है, नाम है राहुल तेवतिया।
राहुल तेवतिया को बहुत कम मौके मिले हैं, जब भी मौके मिले हैं तो उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिलती है। उनके बल्लेबाजी में सहवाग की झलक भी दिखती है, आक्रामकता भी दिखती है और सचिन की तरह उनके अंदर धैर्य और पेशेंस जिसे कहते हैं देखने को मिलती है। अफगानिस्तान के राशिद खान को कौन भूल सकता है। पहले तो अपने गेंदबाजी से विरोधी बल्लेबाजी को कदम को बांध देते हैं और रन बनाने पे अंकुश लगाते हैं, और जब जरूरत पड़ती है टीम को रन बनाने की सबसे तेजी से, तो राशिद खान सबसे ज़्यादा रन बनाने में आगे भी रहते हैं। उमेश यादव अपने नए रूप में दिखे हैं। उमेश यादव का साथ निभाने के लिए गेंदबाजी में नूर अहमद और उनके साथ में मोहित है। मोहित शर्मा की वही हैं जो कभी चेन्नई के लिए एक शान थे और चेन्नई के लिए खेलते थे, लेकिन आईपीएल ऑक्शन में उनकी नीलामी न होने के बाद गुजरात के लिए नेट बॉलिंग किया, लेकिन उनकी वापसी हुई। अब चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मनु कुमार जी हैं, रणजी पूर्व रणजी के प्लेयर हैं, और साथ में हमारे साथ प्रोफेसर भीष्म हैं जो आईसीसी लेवल 1 के कोच हैं, और लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऑलराउंडर हमारे साथ आज अभ्युदय सिंह है, जिन्हें प्यार से लखनऊ में जिम्पी के नाम से जाने जाते हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। प्रोफेसर भीष्म जी, पहला सवाल आपसे ही है मेरा कि आपको क्या लगता है, जिस तरीके की टीम दिख रही थी पंजाब ऑक्शन में, मिनी ऑक्शन में प्रीति जिंटा ने बहुत कॉम्बिनेशन अच्छा बनाने की कोशिश की, लेकिन अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए टीम में कौन सी कमी रह गई कि टीम को और बेहतर बनाने में, या टीम में प्लेयर हैं तो टीम मैनेजमेंट उन्हें सही प्लेस नहीं कर पा रही? आप किस तरीके से देख रहे हैं टीम को? धन्यवाद आशुमान। आज एक इत्तेफाक है, पहले मैं वहां से शुरू करना चाहूंगा। मनु कुमार मेरे कोच हैं, मेरे गुरु हैं। मेरी क्रिकेट मनु कुमार के निर्देशन में शुरू हुई थी। तो बहुत अच्छी बात है जी। और जेपी भाई हमारे। तो मैं अब प्रश्न पे आता हूँ आपके पे। किंग्स 11 पंजाब ना हमेशा से, जब से आईपीएल शुरू हुई है, बड़ी ग्लैमरस है। चाहे उसके ओनर हो, चाहे उसकी कॉम्बिनेशन को देखो, बहुत हमेशा बहुत स्टार सुसज्जित टीम रही है किंग्स 11 पंजाब, और अच्छा भी किया है। लेकिन जैसे साउथ अफ्रीका के साथ मशहूर है ना कि जब क्वालिफाइंग लेवल पे पहुंचते हैं, नॉकआउट्स में पहुंचते हैं, तो तब जाके कहीं ना कहीं डाउन आ जाती है उनकी। पिछली कई सीजन्स में यही हुआ है। लेकिन इस बार गब्बर के हाथ में है कमान। देखते हैं कि पंजाब का भाग्य बदले, इस बार और अच्छा करे। मनु जी, आपसे मेरा सवाल है कि पंजाब हर साल नए नए एक्सपेरिमेंट करती है और नए नए खिलाड़ियों को लाती है। आप इस सीजन में अगर बात करें, धवन के साथ जॉनी है, प्रभास सिमरन है, कमाल के बल्लेबाज हैं, लेकिन अब तक इन तीनों बैट्समैन को कमाल नहीं कर पाए जिसके लिए जाने जाते हैं, जिस क्लेवर और जिस कैपेसिटी के खिलाड़ी हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं पंजाब को? ईशम ने बिल्कुल सही कहा कि बड़ी ग्लैमरस सी टीम बनाई जाती है हर साल, और जिस समय क्रंच सिचुएशन आती है मैचेस में, किसी भी T20 फॉर्मेट में आप यदि एक बार फ्लो को छोड़ देंगे तो उससे वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खाली बैटिंग ही नहीं, शिखर धवन बड़ी अच्छी तरीके से साइड को लीड भी कर रहे हैं। अभी जॉनी ब्रेस्टो उस तरीके से फॉर्म में आए नहीं है, इंडिया में खेल रहे हैं, लेकिन उस तरीके से टच में नहीं है। ये टेस्ट सीरीज में भी हमने देखा था, उन्होंने कोशिश, थोड़े से ग्लिम्पस दिखाए थे अपने फ्लो के। और प्रभ सिमरन अच्छी फॉर्म में है, कर भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे टीम का ना एक जो कोर होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। वो उस कोर पे काम करने की जरूरत है पंजाब को, जो कि वहां काम आती है जहां आपको क्रंच सिचुएशन, जिसको कि भीषम ने बोला है कि जैसे अफ्रीका है, वो चोकर्स वाली टैग लगा हुआ है उनके ऊपर। ऐसा ही टैग आईपीएल में हम किंग्स 11 को कह सकते हैं, क्योंकि जहां जरूरत होती है वहां सडनली एक ऐसा लगता है कि जैसे किसी को अपना रोल ही नहीं पता, वो भूल गए, और वहां बस शिखर धवन एक दिखाई देते हैं कि वो खड़े हुए हैं और वो बस संभाले हुए हैं एक साइड को, लेकिन बाकी जो उनको सपोर्ट चाहिए होती है वो सपोर्ट मिसिंग होती है। इस पे उनको काम करना पड़ेगा जी। और ये बैटिंग में ही नहीं, ये बॉलिंग में भी उनको ये काम करना पड़ेगा।
बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के लिविंग स्टोन है, कमाल के हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने जब सबसे पहले वर्ल्ड कप से पहले पारी खेली थी, जो मैच एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने हार गया था, और आके जो 7-8 नंबर पे आके पूरा मैच का रुख बदल दिया था। उसके बाद बहुत सारी चर्चाएं उनकी हुई थी। उन्होंने वर्ल्ड कप में भी अच्छे प्रदर्शन किए, लेकिन पंजाब में है सैम करन के अलावा कोई भी ऐसा बल्लेबाज पे भरोसा नहीं कर सकता आज के समय पे, पंजाब का कोई भी दर्शक या उनके चाहने वाले, कि कोई भी सिचुएशन में मैच निकाल सके। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, मैं इस शॉर्टर फॉर्मेट में यू कांट कंपेयर एनी टीम विद एनी टीम। जी जी। लेकिन आप देखिए कि सैम करन भी जो बैटिंग करते हैं या जो बॉलिंग करते हैं, वो उस तरीके के, नो डाउट वेरी गुड ऑलराउंडर, लेकिन आप यदि वहीं कंपैरिजन करने लगे रसेल से, बिल्कुल। तो वो फिर बहुत बहुत डिफरेंस दिखाई देता है। और लिविंगस्टोन भी यदि सपोर्ट करेंगे इस टीम को, तो एक एक बड़ा बड़ा ही क्रूशल रोल है उनका इस टीम में, जिसको कि वो फुलफिल नहीं कर पा रहे। अब क्या रीजन है, क्या उनको अच्छा नंबर नहीं मिल रहा है बैटिंग ऑर्डर का, या वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं इस एनवायरनमेंट को, ये तो मतलब जो सपोर्ट स्टाफ है वो भी वरीड ही होंगे कि भाई ये ऐसा क्या चक्कर हो रहा है, क्या रीजन है, क्या इसके पीछे उनको प्लान करना चाहिए, स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। और अब तो टीम को ऐसा ही लग रहा है जैसे ऊपर शिखर धवन और नीचे सैम करन। बिल्कुल। इस तरीके से दो प्लेयर्स पे तो आईपीएल आप नहीं क्लियर नहीं, नहीं, बिल्कुल टीम ही नहीं खेल सकते। और सपोर्ट और मैनेजिंग स्टाफ का बहुत रोल होता है। चेन्नई देखिए, इतने साल से खेल रही है, अपने स्टाफ को नहीं बदले, मैनेजमेंट है, और हर साल वो नए परिणाम और अच्छे परिणाम देते आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं जिम्पी जी के पास आऊँगा। ये नाम मुझे प्यारा लगता है, इसलिए मैं आपको जिम्पी के नाम से ही पूरे शो में संबोधन करूँगा। आपको क्या लगता है, पंजाब में कौन सा ऐसा प्लेयर आपको लगता है जो गेम चेंजर है, और पंजाब की जो पूरे सीजन में अगर बात करें, हर सीजन जिस तरीके से वो डाउन जा रही है, तो क्या वजह है आपके? आप तो यूनिवर्सिटी खेले हैं, आप सेशन भी किए हैं कई सारे, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप जी? आप देखेंगे कि पंजाब की टीम जो है पूर्णतः जो है निर्भर है शिखर धवन पे मैक्सिमम, और उनके जो बल्लेबाज हैं जैसे जितेश शर्मा और जॉनी बेयरस्टो, ये सब अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। और सैम करन और शिखर धवन, इन दोनों पे ज्यादा जिम्मेदारी है। नीचे उनका जो लोअर ऑर्डर है वो भी तब भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है बाकी टीम के कंपैरिजन में। और यही वजह है कि उनके डाउनफॉल का, जो हमेशा से हर सीजन में उनका जो रहता है कि 8, 9, 10 इसी जो इनकी स्टैंडिंग पोजीशन होती है यही रहती है। तो पूर्णतः जो है यही उनकी दिक्कत आती है कि उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो काफी फेल कर रहा है। तो पिछले मैच में अगर हम बात करें, देखिए आप जो है आरसीबी के खिलाफ उन्होंने अच्छा मतलब 9-10 ओवर में कुछ 100 प्लस स्कोर कर लिए थे। इसके बावजूद जो है वो मतलब उस टोटल को चेस नहीं कर पाए। तो एक वजह यही है कि जो उनकी जो मिडिल ऑर्डर और जो लोअर ऑर्डर है वो जो है परफॉर्म नहीं कर रहा है सही से, यही वजह है उनके डाउनफॉल का। प्रोफेसर जी, आपसे एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि हार्दिक पांड्या के जाने के बाद गुजरात को हार्दिक का रिप्लेस नहीं मिला, कहीं ना कहीं उनके बैटिंग ऑर्डर या गेंदबाजी में तो दिखता है। तो आज के समय में अगर बात करें, गिल के अलावा जितने भी बल्लेबाज हैं उनके, चाहे टॉप ऑर्डर की बात करें, मिडिल ऑर्डर की बात करें, अगर देखें लगातार मैच में हर कोई जिस तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहिए वो चीजें नहीं दिख रही गुजरात जिसके लिए जानी जाती है। बिल्कुल सही बात है अश्विन आपकी। हार्दिक के जाने से फर्क पड़ा है कि टीम पर जरूर फर्क पड़ा है, लेकिन जिस दिन भी ये डेविड मिलर और मैथ्यू वेड जो है, ये लोग जिस दिन वापस आएंगे ना फॉर्म में, गुजरात टाइटंस को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक्चुअली बैलेंस साइड है, बहुत ही बैलेंस साइड है। ऑलराउंडर्स उनके पास बहुत अच्छे हैं, अभिनव मंदन है, साई सुदर्शन है, ये विजय शंकर है, आपने उसकी शुरू में चर्चा की थी। ये एक बैलेंस टीम है गुजरात टाइटंस। आपने देखा ही होगा पिछला मैच कितना जबरदस्त तरीके से इन्होंने जीता है, और फिनिशर्स राहुल तेवतिया जैसे फिनिशर हैं। क्योंकि जब ऑलराउंडर एक कैप्टन होता है उसमें और एक बैट्समैन कैप्टन होता है, मेरी समझ में दोनों में फर्क तो आता है, फर्क पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि हार्दिक पांड्या, कल हमने चर्चा की थी, कल बैट बॉय के रूप में उनकी चर्चा की थी, अब मैं एज ए प्लेयर आज उसके बारे में बात करता हूँ। किसी भी टीम के लिए हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर बहुत एक कीमती प्लेयर होता है, किसी भी टीम।
क्योंकि वो बैटिंग में जाए तो बैटिंग में भी वो किसी भी स्कोर को एकदम से चेज कर सकता है, के पास सारे स्ट्रोक्स हैं। बॉलिंग भी उसके पास, उसको बहुत अच्छा स्किलफुल बॉलर भी है। तो ऑलराउंडर कैप्टन था गुजरात टाइटंस के पास, फ्री हैंड था उसके पास, मैनेजमेंट ने उसको फ्री दिया हुआ था। अभी शुभमन गिल है, नया है, अभी शुरुआत है उसकी, कैप्टन करियर की उसकी शुरुआत है, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आ जाएंगे, बहुत अच्छे से वो करेंगे। जी अश्विन। मनोज जी, आपसे एक बात मैं समझना चाहूंगा, और ये प्रोग्राम कई देशों में देखा जाता है, बहुत सारे युवा खिलाड़ी देख रहे हैं। मोहित शर्मा की जर्नी की अगर बात करें, जिस तरीके से वो चेन्नई में खेले, उसके बाद नेट बॉलिंग के लिए गुजरात के लिए आते हैं, उसके बाद कई महीनों बाद उनको टीम में पिक किया जाता है, उसके बाद वो लगातार जिस तरीके से परफॉर्मेंस किए, पिछला सीजन उनका इतना बेहतरीन है, तो एज ए यूथ क्या उनसे सीखना चाहिए और उनकी पूरी जर्नी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपसे बेहतर कौन बताएगा मनोज जी, क्योंकि आप कोच भी हैं, रणजी भी खेल चुके हैं, रेलवे को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो आपसे बेहतर कौन बताएगा? बिल्कुल सही है आपने। इस प्लेयर के बारे में मैं तो चर्चा ही करना चाह रहा था जब आप अभी आते मेरे उस पे। मोहित राइट फ्रॉम द बिगनिंग मैंने उसकी जर्नी तब से देखी है जब से वो हरियाणा में खेला है। बिल्कुल। और बड़ा मेहनती क्रिकेटर और स्किलफुल। और सबसे अच्छी बात ये रही मोहित के लिए कि मोहित ने अपना बहुत अच्छा टाइम एमएसडी के साथ बिताया है, और एमएसडी के साथ जो भी नया किड, मैच्योर प्लेयर जैसा भी होगा, वो उसको स्किलफुल बनाता है। एमएसडी के साथ क्वालिटी ये है कि वो बहुत स्मार्ट क्रिकेटर है, और वो वैसे ही अपने एसेट्स को यूज करता भी है, और अब उसके जो एसेट्स हैं वो वैसे ही चीजों को एडॉप्ट भी कर लेते हैं, और मोहित ने वो चीज बड़ी खूबसूरती के साथ एडॉप्ट भी की। कुछ प्रॉब्लम्स रही जिसकी वजह से थोड़ा बाहर हुए टीम से, फिर उन्होंने नेट बॉलिंग करी। नेट बॉलिंग से आप यदि टीम आपको पिक कर रही है, इसका मतलब साफ साफ है कि आपके स्किल से वो बहुत प्रभावित हुए हैं, तभी उन्होंने आप पर इन्वेस्ट किया। और आपने भी मोहित शर्मा को मैं फुल क्रेडिट देता हूं कि वापसी करने के बाद उसने प्रूव किया कि वो वाकई ही इस स्टेज पर खेलने लायक है। गुजरात टाइटंस में बॉलिंग यूनिट यदि आप देखेंगे तो मैं उसको टॉप 3 में रेट करता हूं, जो बॉलिंग यूनिट है उनकी। अच्छे स्पिनर्स, यूजफुल बॉलर, यूजफुल। और यूजफुल T20 में ये नहीं होता, या तो फिर पेस हो जैसे मयंक यादव दिखा रहा है, या फिर आपके पास क्वालिटी हो, ट्रेड बोल्ट, मोहित शर्मा जैसा स्लोअर वन, मोहित शर्मा जैसा यॉर्कर। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो मोहित की जर्नी से मैं तो बहुत ही इंप्रेस हूँ। बिल्कुल। मैं तो उसको कभी चाहता ही नहीं था कि ये लड़का थोड़ा बहुत भी डाउनफॉल में रहे। बिल्कुल। वो जब खेलते खेलते ही कुछ प्रॉब्लम्स रही जिसकी वजह से वो बाहर हुए, लेकिन मैं बहुत खुश हूं उनके कमबैक। बिल्कुल मनोज जी, आपसे बेहतर कौन जानेगा? भुवनेश्वर कुमार को भी आपने कोच दिया। जिम्पी जी के पास आऊंगा। जिम्पी जी, क्या लगता है कि अगर कल के मैच में आप कितना टोटल आप देख रहे हैं, कितना स्कोर बोर्ड पे आप देख रहे हैं? आरसीबी का मुकाबले पे बात करेंगे, लेकिन इन मुकाबलों की बात करें अगर गुजरात और पंजाब के, तो कितना एक टोटल सेव होगा किसी टीम के लिए? बात करें कि कल के मैच में तो गुजरात और पंजाब दोनों की जो है बल्लेबाजी ऐसे अच्छी ही है, तो 180 से लेकर 200 के बीच एक बेहतर स्कोर हो सकता है उन टीम के लिए, जो इस स्कोर को डिफेंड कर सकते हैं आसानी से। और जैसे कि गुजरात में बात करें तो एक साई किशोर बहुत अच्छे स्पिनर है, राशिद खान है, तो थोड़ा सा बैलेंस पड़ता जो है गुजरात का भारी रहेगा पंजाब के खिलाफ, लेकिन ये आईपीएल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, आपसे समझना चाहूंगा कि आरसीबी को आखिर में क्या हो जाता है? इतने बड़े प्लेयर होने के बाद किस तरीके से लखनऊ के साथ वो मैच हार जाते हैं। इतने बड़े प्लेयर का बल्ला नहीं चलता, अनुज रावत कभी चलते हैं, कभी विराट चलते हैं, फिर आपका कप्तान भी अगर बल्ला ना चले तो आप पे कई तरीके के सवाल उठते हैं। क्या आखिरकार क्या आरसीबी को हो जाता है प्रोफेसर साहब? कल के मैच का तो रीजन सिर्फ एक था, जी, मयंक यादव। भाई साहब, हमने ना, मैं अब क्या बोलूं, भारतीय किसी गेंदबाज को, किसी अंग्रेज को बैकफुट पे पहले से खड़ा हुआ देखने में ना कल जो मजा आया, तो मयंक यादव एक्स फैक्टर था भाई। जिस पेस के साथ, उसका स्लोअर मनी 145, बिल्कुल 155.5,
वो एक्स फैक्टर था, उसने नहीं किसी को हाथ आने दिया। विराट कोहली ने जरूर कोशिश की, लेकिन मैंने पहले कहा था आपसे, हमने जब चर्चा की थी जी जी कि जब हमारी टीम के पास ना बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे वर्ल्ड क्लास लेवल के प्लेयर्स, तो तब कहीं ना कहीं जब टीम की एक मेंटल स्टेज होती है ना, कि होता है कि चलो यार एक और है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मेंटल अप्रोच में चेंजेस आ जाए। जब हमको लगता है कि हमारी टीम पे शिखर धवन है या एक दो प्लेयर हैं, उस वक्त जो अप्रोच होती है ना प्लेयर की, मेंटली एप्लीकेशन, वो अलग होती है। आरसीबी के साथ क्या रहा है शुरू से देख लीजिए, बड़े बड़े स्टार्स हैं उनके पास, हुआ भी है, तीन तीन लोग तो हमेशा से ऐसे टॉप वर्ल्ड क्लास रहे हैं, उन्होंने पहुंचाया भी है 400 प्लस। लेकिन इस बार आरसीबी उस रंग में भी नहीं दिख रही है जैसा पहले से दिखा गया। मनु जी से एक मेरा प्रतिक्रिया फीडबैक लेना चाहूंगा। आरसीबी के आप किस नजरिए से देख रहे हैं पुणे टूर्नामेंट में? डब्ल्यूपीएल में बहुत अच्छा करके महिला क्रिकेट टीम ने सूखा खत्म किया आरसीबी का, आखिर में पुरुष टीम को क्यों हो जाता है ऐसा? जैसा भीषम ने बोला ना, मैं बहुत पूरी तरीके से सहमत हूँ जी जी मिस्टर भीषम से। क्या होता है कि आप जब स्टार्स ले लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड ये रहता है, यार चल ठीक है, थोड़ा सा अप्रोच, हालांकि ये सब इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जी जी और ये कहना तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि वो लोग थोड़ा इस अप्रोच में आ जाते हैं, चलो ये नहीं, मैं नहीं हूं तो ये बैठा है, ये नहीं हूं तो ये बैठा है, लेकिन ये होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होता है। अभी क्या है कि डुप्लेसिस उस फ्लो में नहीं है, बिल्कुल। वो एक छोटा सा उन्होंने कल दिखाया था अपना, और फिर मैक्सवेल वो भी उस टच में नहीं है जिस टच से उन्होंने अपना बिग बैश खेली है। और कहीं ना कहीं मयंक यादव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, और वी आर वेरी लकी एज एन इंडियन कि हमारे पास 150 वाले दो बॉलर आज की तारीख में अवेलेबल है, उमरान मलिक और मयंक यादव। और मयंक यादव की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भीषम ने बोला है कि इन्होंने ऑस्ट्रेलियंस को, इंग्लिश प्लेयर्स को बैकफुट पे खड़े रखा और आउट भी किया। चलिए, बिल्कुल 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 मनु जी, भारत को जिस सालों से इंतजार था एक तेज गेंदबाज की, आखिर में मिल गया भारत में। बस भारत को उसे सजो के रखना है, उसे कितना और पॉलिश करके अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ले जाना। आज खास चर्चा में तीनों मेहमान जुड़े, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे इंडिया हेड। आज इस प्रोग्राम के लिए इजाजत दें हमें, धन्यवाद।